Namaskar. Welcome to Camp Siksha. This particular question is from IIT Advanced 2015 paper and this question is from the section called GOC General Organic Chemistry जहाँ पे हम रेजोनेटरी स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं और देखते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटरी स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को लेके चलो तो थोड़ा सा टिपिकल तो दे ही दिया है, इसके काफी सारे रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो हम फॉर्मूला लगाएं सीधा आंसर आ जाए। नहीं जी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको खुद बना के देखना ही पड़ेगी, मेहनत करना ही पड़ेगा। जैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, जो लोग दिखाते हैं फॉर्मुलेस, ठीक है अच्छी बात है दिखाओ करो, लेकिन फिर भी 100% हर जगह पर वो फॉर्मुलेस नहीं लगते हैं। इसलिए मैं टिपिकली कहता हूँ कि फॉर्मुलेस को मत रटो, आप बनाना सीखो। आईटी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुछ ऐसा लिमिटेड ही क्वेश्चन पूछेगा जो आप बना पाओगे कॉपी पेंसिल से। ऐसा नहीं कि आपसे ऐसा कुछ पूछ लेगा जिसके 100 स्ट्रक्चर हो रहे होंगे और आप बना नहीं पाओगे। बना पाओगे। आईटी जब भी पूछेगा ऐसे स्ट्रक्चर्स पूछेगा, चाहे नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे कभी, चाहे आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछे, हाइपर कॉन्जुगेशन आपसे पूछे। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो ऐसा नहीं कि आपको ऐसा कोई एग्जांपल दे देगा जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, आइसोमर्स आपके 100 बन रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आईटी जिसको आप अपने हाथ से बना पाओगे। तो इसको भी हम बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जानते हो नेफ्लिन है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, पुरानी जान पहचान है इससे हमारी। तो देखें जरा, सबसे पहला काम तो यही करा लो। देखना यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसने बोला आपके पास NaOH है नेफ्थोल पे। नेफ्थोल पे अगर आपके पास क्या है, NaOH है, तो NaOH क्या करेगा, इसका ये जो OH वाला हाइड्रोजन है उसको उठा के ले जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास ये बन जाएगा और इसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर आपको ढूंढने हैं। ठीक है जी। तो हम देखते हैं जरा, एक तो वैसे यही हो गया पहला स्ट्रक्चर, तो हम इसी को मान सकते हैं। तो एक तो मैं यही बना लूं कि लेट से यहीं से शुरू कर देते हैं अपने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाना। सॉरी, ऐसा बनाते हैं। तो लेट से एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और ये O माइनस, जैसा हमें मतलब दिया गया था मैं वैसे बना लिया। अगले स्ट्रक्चर में क्या कहूँ, अगले स्ट्रक्चर में मैं बोलूँ कि ऐसा तो हो सकता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए डबल बॉन्ड बनाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके माइनस चार्ज बनाए, जिसकी वजह से नेक्स्ट रेजोनेंट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कुछ ऐसा सा। यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड और यहाँ माइनस चार्ज और ये डबल बॉन्ड O। एक तो ये बना दिया मैंने। अगला क्या कर सकते हो, इसी तरह से चलाते रहो इलेक्ट्रॉन्स को आगे, क्या दिक्कत है, आगे चलाओ, इसको इधर ले जाओ और इसको बोलो कि ये कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया इस पॉइंट पे। ठीक है जी। अगर ऐसा करोगे तो ऐसा करने से क्या स्ट्रक्चर बना उसको भी बना के देख लो। लेट से आपके पास मैं 6 मेंबर रिंग बनाऊं, एक और 6 मेंबर रिंग बनाऊं। ठीक है, तो ऐसा करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसको मैंने ऐसा बना दिया, डबल बॉन्ड O था, यहाँ आ गया माइनस और ये आ गया आपका ऐसा। ठीक है जी। तो ये अभी तक मेरे पास 3 स्ट्रक्चर्स आ गए, आप चाहो तो नंबर भी लिखते चलो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 स्ट्रक्चर्स मेरे पास आ गए। अब 3 स्ट्रक्चर्स में क्या करूं, एक और काम कर सकते हैं, जैसे ये जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज लेके जाओ। पहले मैं इधर लेके आया नेगेटिव चार्ज को, फिर इधर लेके आया, अभी इधर पहुंचा दो। तो इसको क्या कहो, इसको बोलो तू जाके यहाँ डबल बॉन्ड बना, तू जाके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना। इतना काम करा दो पहले तो इससे। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, जो कि क्या बन गया, जो कि बन गया ऐसा कुछ, 6 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग with having double bond over here, और ये बॉन्ड ऐसा, यहाँ माइनस, यहाँ बॉन्ड और यहाँ एक बॉन्ड और यहाँ एक बॉन्ड, ये चौथा स्ट्रक्चर बन गया। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये चौथे स्ट्रक्चर में मैं क्या करूं, जैसे ये जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज और लेके जाऊं, इस इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जाऊं, इस इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जाऊं। ठीक है ना, मतलब ये क्या किया मैंने अभी तक जो भी मैंने काम किया उसमें क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस रिंग के अंदर घुमाया मैंने, और वो भी कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। पहले पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर ऊपर चले गए। तो यही काम मैंने अभी तक किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपका ये चौथा स्ट्रक्चर बन गया। बल्कि यहाँ से पांचवा ही बन जाएगा, देखेंगे तो देखना पांचवा स्ट्रक्चर क्या बनेगा। पांचवा स्ट्रक्चर आपका बनेगा ऐसा 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 ऐसा। इन इलेक्ट्रॉन्स को तो हमने छेड़ा नहीं था, इनको हमने छेड़ा था ऑब्वियसली। तो ऐसा करने से ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया और ये वापस से O माइनस हो गया। तो देखा जाए तो देखो जरा, जैसे नॉर्मल बेंजीन को नहीं देखते थे उसी तरह के स्ट्रक्चर्स तो आ गए आपके पास। देखो सिर्फ इतने को देखो, बेंजीन बेंजीन को, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इन अल्टरनेट पोजीशंस पे थे। इसके जस्ट विपरीत पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आ गए। यही तो हुआ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये बन गया है ना। तो हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन्स को घुमा के जैसे बेंजीन के रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स दिखाते थे उसी तरह से मैंने अभी तक नेफ्लीन के दिखा दिया। अभी मैंने इस रिंग को नहीं छेड़ा, अभी सिर्फ मैंने इस पे रेजोनेंस करा के 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स अभी तक मैंने बना के दिखा दिए हैं। अब हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इधर भी डिलोकलाइज हों। तो इसकी वजह से कितने कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगे जरा देखते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं। तो देखना जरा क्या करें, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्वियसली यहाँ तक जाना पड़ेगा। और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, बड़ी दूर है, लेके तो जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे लेके जाऊं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक। ये इलेक्ट्रॉन कहो कि यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस बनाया, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका क्या स्ट्रक्चर आया, ऐसा 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 6 मेंबर्ड रिंग विद हैविंग ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पहुंच गया, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज और ये ऐसा हो गया। अगले स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, ये और ऊपर जाए, ये इधर चला जाए और ये जाके यहाँ माइनस बनाए, एक ये हो सकता है। ठीक है, जब ये काम होगा तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका ये ऐसे 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 बन जाएगा और आपका ये जो 6 मेंबर रिंग है यहाँ, ये आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ पहुंच चुका है और यहाँ माइनस चार्ज आ चुका है और ये ऐसा हो चुका है। ठीक है जी, एक स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। अगले स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, देखना नंबर डालना एक बार, ये हो गया 6, ये हो गया 7। अगला देखते हैं और क्या कर सकते हैं, और देखते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को अब यहाँ पे लेके जाओ, इसको वापस से यहाँ पे माइनस बनाओ। ठीक है जी, और ऐसा मत सोचना कि यहाँ तो माइनस पहले आ चुका था, क्योंकि जब यहाँ माइनस आया था तब यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ और था, अभी अरेंजमेंट कुछ और है। ठीक है जी, तो ये और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो आप, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था। अभी मैं यहाँ से जब वापस लेके आया तो मैं इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर रहा हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया, अब यहाँ पे लेके आके यहाँ पे छोड़ दूंगा, देखना। तो ऐसा जब मैंने किया तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से आपका बना ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड हो, ये ऐसा और माइनस चार्ज यहाँ, एक बन गया आपका ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल मेरे को लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएं, वापस से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएं, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका बन जाएगा ऐसा कुछ कि यहाँ है आपके पास एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड और फाइनली आपके पास यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया और ये O माइनस हो गया। और ये कितने स्ट्रक्चर हो गए, ये हो गया 8वां, ये हो गया 9वां। बिल्कुल भी ऐसा मत बोलना कि सर जब यहाँ पे O माइनस आपने लिखा था तो O माइनस वाला तो ये भी था, O माइनस वाला तो ये भी था, लेकिन इन तीनों को देखो, ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। ये देखो यहाँ पे जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप देखोगे इसके अलावा इससे ज्यादा स्ट्रक्चर्स आप इसके नहीं बना पाओगे। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 9। ठीक है, इसके 9 ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे, लेकिन बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। देखो मैंने बड़े प्यार से, सुंदर तरीके से, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। सिंपली इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस बेंजीन रिंग के अंदर लेके गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, जिसकी वजह से आपके 5 स्ट्रक्चर्स आ गए, जहाँ यहाँ तक पहुंच गया था मैं। फिर मैंने आपका टारगेट ये रखा कि अब इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं नेक्स्ट रिंग पे भी लेके जाऊंगा, तो मैं इन्हें वापस लेके आया और इलेक्ट्रॉन्स को लेता चला गया और यहाँ तक ले आया। उसके बाद यहाँ से रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिया। अब ये कैसा जा रहा था, ये क्लॉकवाइज जा रहा था, तो फिर क्लॉकवाइज लेके चलना शुरू कर दिया मैंने कि यहाँ तक गया, फिर उसके बाद और ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर यहाँ पहुंच गया। ठीक है जी, तो इस तरह से जब आप स्लोली स्लोली बनाओगे तो बन जाएंगे, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो देख देख के घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है जी, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 9। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे हम एसिडिटी बेसिसिटी अरेंज करना सीखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे लगा कौन है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड COH की एसिडिटी हमें अरेंज करनी है। यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, जिसके लगने की वजह से कुछ ना कुछ होने वाला है। अब ये OH ग्रुप करेगा क्या, OH ग्रुप आपको पता है कि OH ग्रुप अगर मैं रेजोनेंस से देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, और अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट से देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। लेकिन एक बात इसी के साथ साथ ये भी देखने वाली है कि रेजोनेंस इफेक्ट ये तभी शो कर पा रहा होगा जब इस COH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो, तो ही रेजोनेंस इफेक्ट दिखा पा रहा होगा। मेटा पे प्योरली सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, मेटा वाले पे, इस वाले पे, इस पे रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा ही नहीं। तो मतलब इस स्ट्रक्चर में तो सिंपली ये क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ खींच रहा है, और बाकी में इसमें इसमें और इसमें ये दे भी रहा है, खींच भी रहा है, जिसमें रेजोनेंस ऑब्वियसली डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से ये दे रहा है। तो इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है जी, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है जी, तो जनरली, इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो इन जनरल ऐसा बोला जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो एसिडिटी आपकी क्या होगी, एसिडिटी आपकी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो एसिडिटी आपकी घटेगी। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपकी एसिडिटी घटती है, एसिडिटी कम हो जाती है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, मतलब स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4, सॉरी मैंने 2 बोला, स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 में अगर मैं देखूं तो इसमें विड्रॉइंग नेचर है, इसमें डोनेटिंग नेचर है। इन दोनों की अगर एसिडिटी अरेंज करूं तो इन दोनों की एसिडिटी अरेंज करने में मेरे को दिखता है कि ऑब्वियसली इसमें विड्रॉइंग नेचर है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, इसमें डोनेटिंग नेचर है, कम एसिडिक होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से 3 की एसिडिटी ज़्यादा होगी और चौथे स्ट्रक्चर की एसिडिटी कम होगी।
अभी मैंने इन दोनों को अरेंज कर दिया, इन दोनों को बात मैंने अभी नहीं करी, क्यों नहीं करी? क्योंकि स्पेशल इफेक्ट आता है जो कि यहाँ पे गड़बड़ कर देगा, नॉर्मल ट्रेंड से नहीं चलने देगा आपको, वो कहलाता है, वो इफेक्ट कहलाता है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इतनी कम से कम इतनी मिनिमम बात तो मेरी सुन लो। क्या? कि अगर आपके पास कोई बेंजोइक एसिड है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप लगाए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, कोई भी ग्रुप लगा है तो वो उसकी एसिडिटी को बढ़ाता है। तो ये बात पक्की है कि इन दोनों की एसिडिटी इन दोनों से ज्यादा होगी, इसलिए मैंने इन दोनों को इसके साथ ट्रीट ही नहीं किया, इन दोनों को अलग से ट्रीट किया, इन दोनों को मैं अलग से बात करूंगा। तो फिलहाल इन दोनों की एसिडिटी इन दोनों से ज्यादा होगी, इतनी कहानी मैंने आपको बताई बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। इसको फैक्चुअली आप याद रखना, बहुत सारे कारण होते हैं इसके होने के, कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। वो सब कारण मिलके, वो सारे लॉजिक्स मिलके तब जाके ये एक्सप्लेन होता है। मैंने शॉर्टकट में आपको इतना बताया। ऑर्थो इफेक्ट के द्वारा आप ऐसा कह सकते हो, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशंस पे अगर कोई भी ग्रुप लगाओ, चाहे वो विड्रॉइंग हो चाहे वो डोनेटिंग हो, उसकी प्रेजेंस की वजह से ऑलवेज एसिडिटी बेंजोइक एसिड की बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे, ये दोनों कम, तो मतलब 3 से ज्यादा पहला और दूसरा होगा। अब इन दोनों को और अरेंज करना है जरा, मेरी बात ध्यान से सुनना। होता क्या है एक्चुअली में, अगर आपके पास क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, मतलब इसका हाइड्रोजन हटा दूं, इसका ये हाइड्रोजन हटा दूं, तो हाइड्रोजन हटने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन हटने के बाद यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उस कॉन्जुगेट बेस को बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसको स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। इट मीन्स होता है क्या है, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसको स्टेबलाइजेशन मिलता है। मतलब कि कॉन्जुगेट बेस जो आपने बनाया, इट विल गेट स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलती है, जिस कारणवश क्या होगा, ऐसा बोला जाता है कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब कि इस हाइड्रोजन का निकलना उतना ज्यादा फेवरेबल था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन दोनों से ज्यादा एसिडिक है ये। एक तो मैंने ये लॉजिक आपको बताया। दूसरा, अगर आप पहले वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो पहले वाले स्ट्रक्चर में तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों तरफ से होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये ओ ऐसा है ना, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, और आपको ये भी पता है ये रेजोनेंस कर रहा होगा, जिसकी वजह से डॉट 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 आप कह सकते हो कि पार्शियल नेगेटिव ये भी है और पार्शियल नेगेटिव ये है, नेगेटिव चार्ज इस पूरे में घूमता जा रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं एक ओ एच इधर है और एक ओ एच इधर है, तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्टेबलाइजेशन दोनों तरफ से लग रहा होगा, इस तरफ से भी लग रहा होगा और इस तरफ से भी लग रहा होगा, तो ये इवन मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस तो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस बात को ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके अलावा भी एक दो बार पहले भी ये चीज पूछी हुई है आईआईटी ने, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा, तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये है। और जो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उस वो एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो मोस्ट एसिडिक ये हो गया, उससे कम एसिडिक ये हो गया, और इन दोनों को हम पहले ही अरेंज कर चुके हैं। दैट्स वाई अगर करेक्ट आंसर पे जाओगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक है पहला, फिर है आपका दूसरा, फिर है आपका तीसरा, और फिर है आपका चौथा। तो इस तरह से आपको अरेंज करना आना चाहिए। नॉर्मली ऑर्थो इफेक्ट वालों को मैंने अलग रख लिया, इन दोनों पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग नेचर से बता दिया। अब इन दोनों पे आया तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्टेबलाइजेशन मिल रहा है कॉन्जुगेट बेस को। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो स्टेबल होगा उतना ज्यादा वो एसिड एसिडिक होगा। इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो गया, ये कम एसिडिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर ये ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पे एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर रिलेटिवली ये कम स्टेबलाइज हो रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं ये सबसे ज्यादा एसिडिक, ये उससे कम एसिडिक। दैट्स वाई आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए। एक दो तीन चार, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। नमस्कार, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम आईआईटी एडवांस 2020 पेपर। आपको कुछ 5 मॉलिक्यूल्स बना के दे रखे हैं। इसका ये हाइड्रोजन जो है वो डार्क करके दे रखा है। इसका मतलब इस हाइड्रोजन के जाने की बात कर रहा है कि ये जाएगा या नहीं जाएगा, कितनी आसानी से चला जाएगा और कितनी आसानी से नहीं जाएगा, उसकी बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो आसानी से हाइड्रोजन लॉस कर देगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। एसिडिटी के ऊपर भी कमेंट करवाने की कोशिश करेगा ये। अच्छा, तो अगर आप देखें तो बातें सारी, काफी सारी बातें इसमें सही है, काफी सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। मोर देन वन करेक्ट आंसर था ये। अ, तो अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है एसिडिटी ऑफ कंपाउंड वन इज ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। तो बिल्कुल सही तो है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो जो वन मॉलिक्यूल है उसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा, तो वो क्या बनेगा, वो ऐसा कुछ बनेगा कि आपके पास यहाँ पे होगा एक बेंजीन, फिर यहाँ एक कार्बन, इसके पास एक और बेंजीन, फिर एक और बेंजीन, और यहाँ पे आ जाए नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। और ये कॉन्जुगेट बेस
रेजोनेंस स्टेबलाइज तो हो ही जाएगा, इस बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस कर पाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। इसलिए ऑप्शन नंबर वन मेरे को लगता है बिल्कुल परफेक्टली सही है। इट विल बी स्टेबल, इट विल बी एसिडिटी ऑफ कंपाउंड वन इज ड्यू टू डिकोलेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि जिसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए उसकी एसिडिटी अच्छी होती है। इसका मतलब कि इसका हाइड्रोजन हटाओ या कॉन्जुगेट बेस बनाओ, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए इस हाइड्रोजन को हटाना बहुत आसान था, इसलिए ये एसिडिक है। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर बी की जो ये बात कर रहा है ये भी अच्छी बात कह रहा है, कह रहा है दी कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड फोर इज एरोमेटिक। अरे बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, अगर आपने कभी, आपके पास कभी ये स्ट्रक्चर है, बहुत फेमस मॉलिक्यूल, जैसे ही आपने इसका ये हाइड्रोजन हटाया वैसे ही इससे क्या बन गया, इससे बन गया आपका ये, और ये यहाँ पे रेजोनेंस करके ये हकल रूल फॉलो करते हुए सारे सारे जो भी आपकी कंडीशंस होती थी एरोमेटिसिटी की, उनको फॉलो करते हुए ये एरोमेटिक हो जाता है। ये एरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस है इसका, तो अगर ये एसिड है तो ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, और इसका कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक इन नेचर है, और ये पूछ रहा है कि एरोमेटिक है कि नहीं, तो कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक तो है ये, क्योंकि देखो ये प्लेनर तो है ही है, साथ के साथ कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड, फिर हैविंग नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात डीलोकेशन थ्रू आउट द रिंग भी हो जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे में घूम जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो हकल रूल भी फॉलो करेगा, 4n+2 इज इक्वल टू 6 रखोगे वो भी रूल फॉलो कर जाएगा, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, बिल्कुल परफेक्ट। कह रहा है द कंपाउंड 2 बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2, तो ये तो वैसे भी सही है भाई, किसी के पास भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, ये तो ये कह ही नहीं रहा ना कि अच्छा एसिड है बुरा एसिड है कुछ, इसकी एसिडिटी रिकमेंड नहीं करना, वो तो बस ये कह रहा है NO2 लगाने में इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो वो तो सही है, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिटी बढ़ जाती है, डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिटी आपकी घट जाती है, तो NO2 लगाने से एसिडिटी बढ़ेगी, बिल्कुल परफेक्ट। अब कह रहा है द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फॉलोज दिस ऑर्डर, पहला सबसे ज्यादा एसिडिक, देन फोर्थ, देन ऑल। ये पता है, ये थोड़ा सा कभी कभी कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत स्मार्टली बहुत प्यार से इसका आंसर दे जाएंगे और इसको कह देंगे जी ये गलत है, क्यों, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया तो इसका कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका कॉन्जुगेट बेस ये भी तो बेंजीन है, ये भी तो एरोमेटिक है, लेकिन मेरे भाई ये बेंजीन जो एरोमेटिक है, ये जब हाइड्रोजन नहीं निकला था ये तब भी बेंजीन एरोमेटिक थी, इसका यहाँ पे हाइड्रोजन निकलने की वजह से, नेगेटिव बनने की वजह से एरोमेटिक नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन हटा, यहाँ नेगेटिव बना, तब वो एरोमेटिक हुआ, स्टार्टिंग में ये नॉन एरोमेटिक था, हाइड्रोजन के हटने की वजह से, उस नेगेटिव के बनने की वजह से एरोमेटिक हो रहा है, और जब जब भी ऐसा होता है कि हाइड्रोजन हटके वहां पे जब नेगेटिव आए और उसको उसकी वजह से एरोमेटिसिटी आए, वो हाईली एसिडिक हो जाता है। भाई मैं सिंपल सा बात करने की कोशिश करूं, मैं फिर से बोल देता हूं एक बार मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसी की एसिडिटी अगर आपको चेक करनी है तो सबसे पहले आप उसका हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाने के बाद वहां नेगेटिव बनाओ, अगर हाइड्रोजन हटाने के बाद वो जो नेगेटिव बन रहा है उस नेगेटिव को इंक्लूड करते हुए मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाए, और पहले एरोमेटिक नहीं था, तो ये बहुत स्टेबल है और ये बहुत एसिडिक होता है। इसकी वजह से जो मोस्ट एसिडिक होगा वो फोर्थ होगा, यहाँ पे फोर्थ को सेकंड नंबर पे लिख रखा है, मैं पीछे के पढ़ ही नहीं रहा, कुछ भी दे रखा है डजंट मैटर, मेरे को उससे मतलब ही नहीं है, ये गलत है, फोर्थ को सबसे आगे होना चाहिए था। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक हो रहा है, जो कि पहले एरोमेटिक नहीं था, हाइड्रोजन हटाने के बाद नेगेटिव आया वो एरोमेटिक हो गया, जबकि यहां अगर आप देखो तो ये पहले भी बेंजीन रिंग थे, पहले भी एरोमेटिक था, जब ये नेगेटिव आ गया तो बेंजीन रिंग तो अभी भी एरोमेटिक कह सकते हो आप इन बेंजीन रिंग को, तो लेकिन ऐसा नहीं कि इस हाइड्रोजन को हटाने की वजह से वो एरोमेटिक हुआ है, वो तो पहले भी एरोमेटिक था। तो इसलिए आप बोलोगे कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, चौथा नंबर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी शुड बी द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो होना चाहिए आपका ABC ऑप्शन। बहुत ध्यान से करना ऐसी चीजों को, फोकस होके करना, कभी कभी जल्दबाजी में हम गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, चलो जी, आंसर शुड बी ABC। नमस्कार, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT एडवांस 2020 पेपर, और इस साल एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत प्यारा प्यारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा है उसने, बहुत प्यार से सॉल्व हो रहे थे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो देखिए जरा, अगर हम देखें तो सिर्फ आईपैक नॉमेनक्लेचर, इतना आसान क्वेश्चन, और ये आपको आराम से आपकी रैंक बूस्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो देखिए जरा, आप सिंपली क्या करो, आप आईपैक नॉमेनक्लेचर तो इतना आपने पढ़ा हुआ है, आप खुद से बना लो ना इसके स्ट्रक्चर, फिर मैच कर लेंगे चारों में से, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो सिंगल करेक्ट ऑप्शंस में आया था ये क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते, देख लेंगे चारों में से कौन सा उससे मैच कर रहा है। ठीक है जी, तो बनाने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है हेक्स हेक्स 3 इन 5 आइन, मतलब है कि 6 कार्बन आपको बनाने हैं, तो 6 कार्बन बनाने, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। और
मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओइक एसिड, तो पहला कार्बन तो ऑब्वियसली यही होगा। तो लेट्स से दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, अब क्या क्या कह रहा है जरा वो करते हैं। चलो, आपसे कह रहा है कि भाई तीसरी पोजीशन पे है इन, तीसरी और चौथी पोजीशन के बीच में होगा आपका इन। ठीक है जी, तो लेट्स से दिस इज डबल बॉन्ड हेयर। ठीक है, देन इसके बाद अगर आप देखें तो पांचवी पोजीशन पे आपका आइन, इट मींस फिफ्थ पोजीशन पे आपका है एक ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा जी, ये सब हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हेक्स भी हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट्स पे आते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स पे चलें तो चौथे नंबर पे लगा हुआ है एक मिथाइल, तो चौथे नंबर पे एक CH3 लगा हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद आपका सेकंड पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, इट मींस कि यहाँ पे एक OH भी लगा हुआ है। इसके बाद आपका कहाँ, थर्ड पोजीशन पे इथेनाइल, अच्छा इथाइनाइल, इट मींस थर्ड पोजीशन पे आपके पास दो कार्बन की चेन है और वो भी ट्रिपल बॉन्डेड। ये हो गया, शायद सब कुछ ही हो गया। ये भी बना लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, हेक्स भी कर लिया, 3 आयन भी कर लिया, 5 ON भी कर लिया, 5 आयन भी कर लिया और ओइक एसिड भी बना लिया। तो ये स्ट्रक्चर है, बस इसको मैच करो किससे हो रहा है। देखो जरा क्या नजर आता है आपको, ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, आपको 6 कार्बन की चेन नजर आनी चाहिए, तीसरे पे डबल बॉन्ड और पांचवें पे ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड और पांचवे पे ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन तीसरे पे इसके लगा हुआ है इथाइल, ये गलत है। ठीक है जी, ये तो हो गया जी इनकरेक्ट। ठीक है, इसको अगर देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, यहाँ से फिर भी शायद लग रहा है कुछ। 1 2 3 2 3 4 5 6, अच्छा जी, लेकिन इसके पांचवे पे एक इथाइल लगा हुआ है, हमारे पांचवे पे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। इसको काटते हैं, इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6, इसके देखें तो थर्ड पे एक मिथाइल लगा है, इसके थर्ड पे हमारे मिथाइल तो नहीं लगा, और फोर्थ पे ये ट्रिपल बॉन्डेड लगा है, जबकि ये तो हमारे अलग लगा हुआ है। नहीं जी, ये भी नहीं है। इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, चौथी पोजीशन पे एक मिथाइल लगा है, चौथी पे एक मिथाइल लगा है, दूसरी पे OH लगा है, दूसरी पे OH लगा है, तीसरे पे ट्रिपल बॉन्डेड लगा है, तीसरे पे ट्रिपल बॉन्डेड लगा है, तीसरे के बाद एक डबल बॉन्ड है, तीसरे पास एक डबल बॉन्ड है, पांचवे के बाद एक ट्रिपल बॉन्ड है और पहले पे COH लगा है। परफेक्ट, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है और बहुत फास्ट करना था इस क्वेश्चन को, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है, हमने तो फिर भी थोड़ा स्लो किया है। चलो जी, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू। And this question is from the section called जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं कि एसिडिटीज अरेंज कर दो, बेसिसिटी अरेंज कर दो। तो जनरली फिलहाल अभी बेसिसिटी अरेंज करने को कह रहा है। तो एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि अगर आपको बेसिसिटी अरेंज करनी है तो आप उनके कॉन्जुगेट एसिड्स बना लो उन बेसिस के, और उन कॉन्जुगेट एसिड्स की स्टेबिलिटीज देखो। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा बेसिक होगा। देखना जरा कैसे कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जैसे आप चारों को एक एक हाइड्रोजन देके, H+ आयन देके चारों का कॉन्जुगेट एसिड बना लो। जैसे मैं पहले का कॉन्जुगेट एसिड बनाऊं तो दिस विल कम आउट टू बी ऐसा कुछ। इसको मैंने यहाँ पे प्रोटोनेट कर दिया, ये CH3 और ये NH2। देन सेकंड वाले को अगर इसी तरह से प्रोटोनेट करूं तो सेकंड वाले को प्रोटोनेट करने के बाद ये क्या है, 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग है, ऐसा है, यहाँ पे NH है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है और इसको मैंने यहाँ प्रोटोनेट कर दिया। ठीक है जी, थर्ड वाले के साथ भी यही काम करूं। थर्ड वाले का देखते हैं। थर्ड वाले के साथ यहाँ पे आपके पास NH है, ये आपके पास कुछ ऐसा है और यहाँ पे ऐसा कुछ है। ठीक है जी, लेट्स से इसको मैंने यहाँ प्रोटोनेट कर दिया, मान लेते हैं एक बार। ठीक है जी, अगला लास्ट वाले को मैंने क्या कर दिया, लास्ट वाले को प्रोटोनेट किया। तो मैं, आपने शायद नोटिस किया, मैं डबल बॉन्डेड वालों को ही प्रोटोनेट कर रहा हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे प्रोटोनेट किया और यहाँ पे NH2। तो ऐसा करके मैंने क्या किया, मैंने सबके कॉन्जुगेट एसिड्स लिख लिए। जिसका कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा उसका बेस। ये तो कॉन्जुगेट एसिड्स है। कॉन्जुगेट एसिड्स की स्टेबिलिटी अगर मैं बोलूं तो मैं सिंपल सा ही कह सकता हूँ कि कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटीज होंगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी जो हमने स्टार्टिंग में बेस लिया था उन बेस की बेसिसिटी पे।
ठीक है जी। तो इसको अगर देखें तो कौन-कौन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है देखना ज़रा। अगर मैं देखूँ सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे 2 तरीके की रेजोनेंस होके इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन मिलेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाएँगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएँगे और इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज़ करेंगे। दिख रहा है? ऐसे ही ये वाले जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे, ये भी हेल्प करेंगे। ये भी रेजोनेंस करेंगे और ये भी रेजोनेंस करके इस पॉजिटिव को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, 2 बार रेजोनेंस होके इस पॉजिटिविटी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोन पेयर्स, जिसकी वजह से ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मोस्ट स्टेबल ये है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये भी इसी तरीके से सिमिलरली मेरे को ये भी काफी स्टेबल दिख रहा है। इसको देखते हैं। इसको देखें तो ये भी काफी स्टेबल दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास ये जो लोन पेयर होंगे, ये लोन पेयर इसको हेल्प करेंगे इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में। ठीक है जी। लेकिन इधर से CH3 इस तरह के रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे तो दोनों तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा था, यहाँ सिर्फ एक तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। हाँ, दूसरी तरफ से इतना जरूर कह सकते हो, शायद ये CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको स्टेबलाइजेशन दे दे। हाइपर कॉन्जुगेशन से ये क्या करे, एक H+ आयन चला जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन से CH3 इसको स्टेबलाइज दे सकते हैं। यहाँ 2 रेजोनेंस, यहाँ एक रेजोनेंस प्लस हाइपर। ठीक है जी। और मैंने यहाँ क्या लिखा, 2 रेजोनेंस हो गए। इस पे आ जाते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें भी इस तरह का स्टेबलाइजेशन तो यहाँ भी हो जाएगा। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस तरह का स्टेबलाइजेशन इसको दे देंगे। तो इस तरह का स्टेबलाइजेशन तो यहाँ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1 रेजो लिख देता हूँ मैं। एक रेजोनेंस यहाँ हो रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें कहने को वैसे कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर यहाँ भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो ही जाएगा। ये लोन पेयर होंगे, ये लोन पेयर इधर जाएंगे, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इस पॉजिटिव को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हाँ करेंगे, लेकिन वो दूसरी बात ये भी तो चल रही है कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर पहली बात तो आपके क्या है, ये लोन पेयर आपके रेजोनेंस में बिजी है और ये एरोमेटिसिटी में बिजी है। ये इस कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने में बिजी है। एक तो ये है कि ये अवेलेबल, इसकी अवेलेबिलिटी ही थोड़ी सी कम है। ये रेजोनेंस में काफी ज्यादा पहले से ही व्यस्त है, तो ये थोड़े से कम अवेलेबल होंगे इसको हेल्प करने के लिए। अच्छा, दूसरा कारण मैं ये भी बता सकता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे इसमें अगर मैं कहूँ तो इसमें क्या है, इस नाइट्रोजन के पास में जो ये कार्बन है, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। जबकि इस नाइट्रोजन के पास जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जबकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है जी। जबकि ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इसमें क्या है, इसमें दोनों तरफ ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये भी विड्रॉइंग चल रहा है, ये भी विड्रॉइंग नेचर दिखा रहा है। तो इससे विड्रॉ कर रहे हैं। और किसी पॉजिटिव चीज से अगर आप विड्रॉ करोगे तो उससे और नुकसान दे रहे हो। भाई पॉजिटिव चीज को, पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे, डोनेट करोगे, तो उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे तो एक तो वैसे ही पॉजिटिव था, ऊपर से आपने और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया उससे। तो अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे तो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। मैं कहूँ मोस्ट अनस्टेबल है, क्योंकि भाई दो दो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं आसपास। दैट्स वाई अगर मैं इनकी स्टेबिलिटीज को जज करूं, तो स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्जुगेट एसिड्स, इन कॉन्जुगेट एसिड्स की स्टेबिलिटीज को अरेंज करूं, तो ये सबसे पहले बेस का एसिड है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है और ये चौथा वाला है। तो इनकी अगर मैं स्टेबिलिटीज को अरेंज करूं कॉन्जुगेट एसिड्स की, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो रहा है, मोस्ट स्टेबल हो रहा है फोर्थ वन। इसमें 2 रेजोनेंस हो रही है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। आपने पढ़ा होगा रेजोनेटिंग फिनोमेनन आर मोर डोमिनेटिंग ओवर द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है रेजोनेंस। इसलिए यहाँ पे 2 रेजोनेंस लग रही है, इसलिए सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है। उसके बाद यहाँ हाइपर प्लस रेजो लग रहा है, उसके बाद ये वाला हो जाएगा, देन योर फर्स्ट वन। देन इसके बाद आपके पास इन दोनों में से, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के कारण की वजह से sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन दोनों तरफ होने की वजह से ये इससे विड्रॉ करेगा और मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, 3 नंबर यहाँ आ जाएगा और 2 नंबर यहाँ आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो स्टेबिलिटी आपकी कुछ ऐसी है। और कॉन्जुगेट बेस की जो भी स्टेबिलिटी, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड्स की जो भी स्टेबिलिटी रहती है, तो जो इनिशियली जो आपके बेसिस थे, उनकी बेसिसिटी भी इसी ऑर्डर में रहेगी। मतलब कि 4 1 2 3। तो एक बार जरा चेक करते हैं, 4 1 2 3 कहीं दिख रहा है, 4 1 2 3 मेरे को यहाँ दिख रहा है। दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT एडवांस 2017 पेपर, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट यही है कि हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर आपको ढंग से पढ़े होने चाहिए। तो बहुत एक नज़र में देखते ही सवाल पकड़ में आ रहा है, क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है। वो ये है कि अगर आप देखो तो IIT ने, IUPAC ने
आईपैक ने आपका ये टॉल्यूइन को तो मंजूरी दी है कि बेंजीन के ऊपर CH3 माना बोल के इसको टॉल्यूइन बोल के इसके डेरिवेटिव्स लिखो। लेकिन अगर आप देखा जाए तो क्लोरोबेंजीन नाम तो देता है, लेकिन क्लोरोबेंजीन पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगा के उसके आधार पे उसका नाम दो कि मैं बोलूँ 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, 3 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, इथाइल क्लोरोबेंजीन, तो वो गलत है। क्लोरोबेंजीन को पेरेंट चेन मानते हैं, उसके आधार पे नाम नहीं देते हैं। इट मीन्स कि सीधा-सीधा अगर देखा जाए तो वैसे पकड़ में आ रहा है, क्लोरोबेंजीन को पेरेंट चेन मान रखा है, क्लोरोबेंजीन को पेरेंट चेन मान रखा है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये दोनों फिर भी सही कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मैं अगर देखूँ, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला क्या दिखा रखा है आपको, यहाँ पे Cl लगाया इसने। यहाँ Cl लगाया, तो अब आपका अगर काउंटिंग में यहाँ से करूँ, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो ऐसा करने पे ये टॉल्यूइन हो गया और टॉल्यूइन के 4th का कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, ये 4 क्लोरो टॉल्यूइन हो गया, जिसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट कहता है कि ना आप क्लोरीन को मानो ना आप CH3 को मानो, तो ये भी सही कॉम्बिनेशन है। नॉर्मल बेंजीन को मान के उसके सब्स्टिट्यूएंट्स का नोमेनक्लेचर लिख दें। तो अगर आप ऐसा करोगे तो देखें ज़रा, तो ऐसे में क्या है, ये कहना चाह रहा है कि आप नॉर्मल बेंजीन मानो, इसको बेंजीन लिख दो, ऐसा भी नोमेनक्लेचर किया जाता है कि ना आप इसको नॉर्मल बेंजीन लिख दो। अब बेंजीन पे क्या-क्या जुड़ा हुआ है बस वो और लिख दो। क्या-क्या जुड़ा हुआ है, जैसे बेंजीन पे एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, बेंजीन पे एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है। अब ABCD के हिसाब से अगर हम इस तरह की नोमेनक्लेचर करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स को ABCD के हिसाब से नंबरिंग देनी पड़ती है। ABCD के हिसाब से देखें तो 1, 2, 3, 4 क्लोरो पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो ये भी एक्सेप्टेड है कि अकेले बेंजीन को मानते हुए, बेंजीन कहते हुए आप उसको बेंजीन बोल दो, आसपास के सब्स्टिट्यूएंट्स का बस नाम आगे प्रीफिक्स में लिख दो। और प्रीफिक्स में नाम लिखते वक्त उसकी नंबरिंग सही से लिखना, जस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके उनकी नंबरिंग देके उसमें बेंजीन लिख दो और आपका नाम आ जाएगा। ऑप्शन सी एंड डी आर इनकरेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT एडवांस 2017 पेपर। तो IIT एडवांस 2017 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखते हैं। हम ऐसा सीखते हैं कि कौन कौन मॉलिक्यूल इसमें से एरोमेटिक है और कौन कौन मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर एरोमेटिक। तो आपको इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से बताना है और एरोमेटिक कौन कौन है। तो एरोमेटिसिटी के लिए 4 पॉइंट्स होते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल इन चारों पॉइंट को फॉलो कर रहा है तो ऐसे में वो एरोमेटिक हो जाता है। और अगर इसमें से कोई एक भी पॉइंट ऐसा है कि मॉलिक्यूल फॉलो नहीं कर रहा है तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं हो पाता है। ठीक है जी। तो फिलहाल अगर मैं एरोमेटिसिटी के वो चारों पॉइंट लिखूं तो पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट होता है ये मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, इट शुड बी साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक तो ये सारे ही दिख रहे हैं मेरे को, तो पहला पॉइंट तो सबने फॉलो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मेरे को दिख रहा है इट शुड बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल, इट शुड बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल जो आपका रिंग है वो प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक रिंग होनी चाहिए और प्लेनर रिंग होनी चाहिए कैसे। ठीक है जी। तो साइक्लिक रिंग होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर में अगर मैं बात करूँ तो सब मॉलिक्यूल प्लेनर है, लेकिन इसमें से एक है जो रूल आउट हो गया, दैट इज योर दिस 8 मेंबर्ड रिंग, ये आपका नॉन प्लेनर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा एज अ फैक्ट। अगर मैं हल्का सा टिप दूं आपको तो इतना कह सकता हूँ कि जब भी कभी कॉन्जुगेशन के साथ कभी आपको अगर अप टू 7 मेंबर्ड रिंग दिखे, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग, तो अप टू 7 मेंबर्ड रिंग तो आप डायरेक्टली बोल देना कि ये आपके प्लेनर है। लेकिन जैसे ही आप 7 से ऊपर बढ़ोगे, 8 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग, 10 मेंबर्ड रिंग, 12 मेंबर्ड रिंग, तो उन पे आपको थोड़ा सा रुक के तसल्ली से सोचना पड़ेगा कि वो प्लेनर है या नहीं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको पता होना चाहिए कौन कौन प्लेनर होते हैं कौन कौन नहीं। फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज वर्ल्ड फेमस एग्जांपल, ये आपको पता होना चाहिए। 8 मेंबर रिंग, अगर आपको साइक्लो ऑक्टा टेट्रा टेट्राइन बोलते हैं इसको, अगर आप इसकी बात मेरे से करो तो ये आपका प्लेनर नहीं होता है। इसलिए ये तो रूल आउट हो गया, इसको तो क्रॉस लगा दे, ये तो एरोमेटिक है ही नहीं। अच्छा जी। बाकी ये दोनों पॉइंट अभी तक सभी वैलिड कर रहे हैं, ये सब आपके फॉलो कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स को। तीसरा पॉइंट है देयर शुड बी कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग, पूरी रिंग पे कॉन्जुगेशन होने चाहिए। मतलब कॉन्जुगेशन मतलब होता है कि आपके पास ये पैटर्न नज़र आना चाहिए। कॉन्जुगेशन में आपको बताया था, कॉन्जुगेशन में आपको ये पैटर्न दिखे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये पैटर्न कभी नज़र आए तो इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। या फिर सेकंड पॉइंट डबल सिंगल फिर कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कभी अगर आपको ये नज़र आए तो उसे भी कॉन्जुगेशन मानते हैं।
ठीक है जी। इसी तरह से एक और हो सकता है डबल, सिंगल, फिर लोन पेयर। इन सबको कॉन्जुगेशन मानते हैं। तो अगर थ्रू आउट द रिंग आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है, या डबल सिंगल होके फिर कोई चार्ज दिख रहा है, या डबल सिंगल होके फिर कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, डबल सिंगल होके फिर लोन पेयर दिख रहा है, तो इनको हम कॉन्जुगेशन मानेंगे। और कॉन्जुगेशन होनी चाहिए थ्रू आउट द रिंग। मतलब कॉन्जुगेशन में होता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हो जाते हैं बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने शुरू हो जाते हैं। और हम कह रहे हैं कि कॉन्जुगेशन होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो वो पूरी रिंग पे घूमने चाहिए, थ्रू आउट द रिंग। जिस वजह से एक गड़बड़ हो गई, वो क्या, वो हो गई गड़बड़ इस मॉलिक्यूल के साथ। क्योंकि बाकी सब में अगर आप देखोगे, अगर मैं थर्ड पॉइंट देखूं किस में लग रहा है किस में नहीं, तो देखना जरा, यहाँ तो लग रहा है डबल सिंगल फिर चार्ज, डबल सिंगल चार्ज, तो डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, ये वाला पॉइंट यहाँ वैलिड है। डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉइंट यहाँ वैलिड है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ध्यान से देखें, डबल सिंगल डबल सिर्फ इतना ही दिख रहा है, आगे सिंगल सिंगल सिंगल। तो मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखाई है कि इट शुड बी थ्रू आउट द रिंग, कॉन्जुगेशन शुड बी थ्रू आउट द रिंग, पूरी रिंग पे इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए। मतलब फिलहाल अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन अगर घूमेंगे तो सिर्फ इतने में घूमेंगे, इतने आधे रिंग पे, पूरी रिंग पे नहीं घूमेंगे, क्योंकि यहाँ तो सिंगल 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 है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम ही नहीं पाएंगे, सिर्फ इतने में घूमेंगे, डबल सिंगल जहाँ पैटर्न बन रहा है। जैसे आप बेंजीन के बारे में बात करते हो मेरे से, तो अगर बेंजीन रिंग आपके पास हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम ऐसा पढ़ते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेजोनेंस हो जाती है कॉन्जुगेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग पे घूम जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स घूम के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं। और ये रेजोनेंस करने के बाद, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद, ये रिंग कुछ ऐसी बन जाती है। जिसकी वजह से आपको क्या दिखा, जिसकी वजह से आपको ऐसा दिखा कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग में ऐसे डीलोकलाइज होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। समझ रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आधी रिंग पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इस कारणवश थर्ड पॉइंट की वजह से इसको भी क्रॉस मार दूं कि ये भी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पॉइंट वैलिड नहीं हो रहा है यहाँ। फिलहाल अगर मैं आगे चेक करूँ तो डबल सिंगल फिर चार्ज, ये आपका ये वाला पॉइंट वैलिड हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, डबल सिंगल फिर पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वाला पॉइंट वैलिड हो गया। डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, थर्ड वाला पॉइंट वैलिड हो गया। डबल सिंगल, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बेंजीन जैसे ही कुछ दिख रहा है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ डबल सिंगल दिख रहा है, तो इस रिंग में कॉन्जुगेशन है। अच्छा, मैं इतनी ही रिंग को क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी इसको क्यों नेगलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप जरा ध्यान रखना मेरी इस बात को। इनको बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग्स। फ्यूज्ड रिंग्स का मतलब होता है कि जब कभी एक रिंग से दूसरी रिंग ज्वाइंट हो, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह से रिंग पे रिंग अगर लगी हुई हो, तो फ्यूज रिंग के लिए ये पॉइंट वैलिड है। हमेशा याद रखना कि अगर फ्यूज रिंग्स में कोई एक रिंग एरोमेटिक हो जाए, तो पूरे मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बोल देते हैं। तो फिलहाल अगर मेरे पास फ्यूज रिंग्स है, उसमें से एक रिंग मेरे को बेंजीन जैसी दिख रही है, तो अगर इतनी, ये इतना पार्ट अगर एरोमेटिक है तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। फिलहाल अगर इतना पार्ट एरोमेटिक है तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। सिमिलरली कोई मेरे से कहे सर हम तो इस फ्यूज रिंग को भी देख सकते थे, तो इस फ्यूज रिंग को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस फ्यूज रिंग को अगर देखोगे तो ये भी बेंजीन जैसा दिख रहा है, ये पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। तो अगर आपके पास फ्यूज रिंग्स हो, एक रिंग अगर एरोमेटिक हो जाए तो पूरे मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बोलते हैं। तो इट विल बी एरोमेटिक एंड दिस विल आल्सो बी एरोमेटिक इन नेचर। तो अभी तक हमने इसको जज कर लिया। अब बचा कौन, एक दो तीन चार पाँच, पांच बचे, उनको और जज करना है। लेकिन अभी तीनों पॉइंट इन पांचों पे जो रह गए हैं, उन पे वैलिड हो रहा है, उन ये सब फॉलो कर रहे हैं इन तीनों पॉइंट को। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट इज आल्सो नोन एज हाकल्स रूल। इसको हाकल्स रूल से भी जानते हैं। दूसरी बात, इसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल के नाम से भी इस रूल को जानते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके रेजोनेंस की वजह से पूरी रिंग पे घूम रहे हैं, उनको 4n+2 के इक्वल रख दो। मतलब 4n+2 के इक्वल रख दो। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन की बात करूं, तो बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अगर आप काउंट करो तो थ्रू आउट द रिंग कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एक पाई बॉन्ड को दो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, पूरी रिंग में ये छः इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। दैट्स वाई मैं इसको 6 के इक्वल रख दूँ। तो मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके रेजोनेंस में घूम रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को 4n+2 के इक्वल रख दो। और फिर उसके बाद यहाँ से n की वैल्यू निकालो। फिलहाल यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगर आपका यहाँ से ये कैलकुलेशन करने पे n की वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू आए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ वैल्यू आए, तो ये रूल लग रहा है, फॉलो कर रहा है हमारा मॉलिक्यूल।
अगर आपका मॉलिक्यूल में 4n+2 रूल लगाने पे आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू आए या फिर आपके पास नेगेटिव में वैल्यू चली जाए, तो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है मॉलिक्यूल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला अगर आपके पास इंटीजर वैल्यू आए 1 2 3 4 5, तो हमारा हाकल्स रूल फॉलो हो रहा है। अगर आपके पास फ्रैक्शनल में वैल्यू आ जाए या फिर नेगेटिव वैल्यू आ जाए एन की, तो ये रूल आपका नहीं फॉलो कर रहा है मॉलिक्यूल। तो फिलहाल ये जो बेंजीन है, बेंजीन के लिए मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, तो फिलहाल बेंजीन तो एरोमेटिक है क्योंकि वो इन चारों ही पॉइंट को फॉलो कर पा रहा है अच्छे से। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, मैंने बोला इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 5। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एन की जीरो वैल्यू भी आपकी एक्सेप्टेड है, होल नंबर कह सकता हूँ मैं, कैन से। तो एन की 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसी कोई वैल्यू आएगी तो एक्सेप्टेड है। अदरवाइज फ्रैक्शनल आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो एक्सेप्टेड नहीं है। अब जो बचे हुए 1 2 3 4 5 5 मॉलिक्यूल हैं, उन पांचों को जरा एक एक करके बना लेते हैं और उन पे ये चौथा रूल लगा के देख लेते हैं, क्योंकि बाकी तीनों तो पॉइंट वैलिड हैं। तो एक क्या है, 3 मेंबर रिंग पे नेगेटिव चार्ज, एक है 3 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, एक है आपका 7 मेंबर रिंग। अगर 4n+2 लगाऊं तो वो कितने के इक्वल लगाऊं, एक दो, दो इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और एक दो, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो कितने के इक्वल लगाऊं, आपके 1 2 3 4, चार के इक्वल लगाऊं। चार के इक्वल लगाने से n की वैल्यू कैसी आ गई, फ्रैक्शनल आ गई। अगर n की फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो इसमें हकर्स रूल नहीं लग रहा है। इसमें लगाऊं तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, 4n+2 इज इक्वल टू कितना करूं, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे घूमने में, रेजोनेंस करने में, सिर्फ ये दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसे तो काउंट करना ही नहीं है। तो सिर्फ यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट करना है, दैट्स वाई यहाँ पे दो काउंट करूंगा। तो n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और 0 भी एक्सेप्टेड है जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, इसलिए हकल्स रूल लग रहा है। यहाँ पे काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6, और ये पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए 4n+2 को 6 के इक्वल रखूँ। और ये कैलकुलेशन भी मैंने अभी अभी यहाँ पे करके देखा है, इससे n की वैल्यू 1 आ जाती है, जिसकी वजह से ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे काउंट करूँ तो 1 2 3 4, 4n+2 को सिर्फ 4 के इक्वल रखूँ, सॉरी 4n+2 को सिर्फ 4 के इक्वल रखूँ, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू फिर से फ्रैक्शनल आ जाएगी। सिंस फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इसको भी मैं बोल दूँ कि ये एक्सेप्टेड नहीं है, इसमें हकल रूल नहीं लग रहा। लेकिन लास्ट वाले एग्जाम्पल में काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो 4n+2 को यहाँ 6 के इक्वल रखूँ तो n की आपकी इंटीजर वैल्यू आ गई। इस कारणवश लास्ट वाला फॉलो कर रहा है आपका हकल्स रूल। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कौन कौन है जो हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है, उस पर जरा क्रॉस लगा दूँ। एक तो ये आपका ये वाला, ये हैकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, और कौन नहीं कर रहा है, और आपका ये हैकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो 1 2 3 4, इन चार को छोड़ के बाकी सब एरोमेटिक है, क्योंकि ये हैकल रूल फॉलो कर रहा है इसलिए ये भी एरोमेटिक है। इस पे हैकल रूल लग रहा है, ये भी एरोमेटिक है। इस पे हैकल रूल लग रहा है, ये भी एरोमेटिक है। इसमें सिर्फ इतनी रिंग पे हैकल रूल लग रहा है, इसलिए फ्यूज रिंग में अगर एक रिंग एरोमेटिक हो जाए तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाता है, इसलिए एरोमेटिक है। सिमिलरली यहाँ पे फ्यूज रिंग में इतना अगर एरोमेटिक है तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं अगर इतना एरोमेटिक है तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। दैट्स व्हाई आई कैन से 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसने पूछा था नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो आंसर शुड बी क्या, आंसर शुड बी 5। तो 5 विल बी आंसर। एरोमेटिसिटी के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों, थोड़ा सा इस पे अच्छा कमांड बना लो तो बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और बड़े प्यार से आईआईटी एडवांस जैसे पेपर में भी आपके मार्क्स आ जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आईआईटी एडवांस 2020 paper, and the question is from the section where we judge about the basicity and acidity। हम एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में जहाँ पे पढ़ते हैं उस जगह पे हम ये सारी बातें पढ़ते हैं जो जो इसने इस क्वेश्चन में पूछने की कोशिश करी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते के साथ ही सबसे पहले जो आपको नज़र आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी नज़र आना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ अलग हटके बात है बाकी सबसे। वो क्या, वो ये कि बाकी सब क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है वो सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कुछ ऐसा सा होता है जो आई होप आप में से बहुत लोगों को पता होगा, कि यहाँ पे अगर एक NO2 है, यहाँ NO2 है, NO2 भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा बड़ा सा होता है, ये NO2 एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा ऐसा लिखा हुआ है। फिर एक नाइट्रोजन है, उस पे 3 CH3 लगे हुए हैं, यहाँ CH3 लगे हुए हैं 2। तो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के कारण की वजह से होता क्या है, कुछ ऐसा सा हो जाता है कि मैं कहूँ तो कुछ बड़ी सी चीज़ यहाँ लगी हुई है, एक बड़ी सी चीज़ यहाँ लगी हुई है, एक बड़ी सी चीज़ यहाँ लगी हुई है, एक बड़ी सी कुछ चीज़ यहाँ लगी हुई है। इन सब में आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शंस हो रहे होते हैं।
स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा होता है, कैन से कि इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस इज नथिंग बट क्राउडेडनेस, कि इनमें क्या हो रहा होगा, क्राउडेडनेस होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन हो रहा होगा, जिस कारण की वजह से ये जो नाइट्रोजन विद हैविंग 2 CH3 दिख रहा है, ये थोड़ा सा रोटेट कर जाता है। और ये क्या होते हैं, ये CH3 मान लो एक पीछे की तरफ चला गया, एक CH3 बाहर की तरफ आ गया, थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो रेजोनेंस यहाँ इन सब में हो रही है, जैसे कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही होगी, ये लोन पेयर क्या है, ये नीचे जा रहा है। यहाँ पे भी एक रेजोनेंस हो रही होगी, ये जो लोन पेयर है इसका, ये नीचे जा रहा है रिंग के अंदर। यहाँ पे भी लोन पेयर आपका नाइट्रोजन का रिंग के अंदर जा रहा है। यहाँ पे ये काम नहीं हो पा रहा होगा, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर नीचे नहीं जा पाता है, बिकॉज ये स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए ये मॉलिक्यूल अपने आप को थोड़ा सा रोटेट कर लेता है। ये नाइट्रोजन का ऊपर विद हैविंग 2 CH3 अपने आप को रोटेट करके क्या कर लेता है, थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेन चले जाता है, जिस कारण की वजह से जस्ट टू मिनिमाइज द रिपल्शन ये काम हो रहा होता है। तो जिस कारण की वजह से क्या है, ये जो होती है आपकी, ये जो लोन पेयर है, ये इतना इफेक्टिवली इस बेंजीन रिंग के अंदर नहीं जा पाते। और सिंस अगर लोन पेयर आपके बेंजीन रिंग के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी बनेगी यहाँ, और अगर अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो अच्छा बेस होगा। और इन सब के क्या हो रहे हैं, इन सब में नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर को अंदर डोनेट कर दे रहा है, जैसे कि इस केस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया अंदर, इस केस में नीचे दे दिया, इस केस में नीचे दे दिया। सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नीचे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स वाई लोन पेयर बिजी हो गए कहीं दूसरे काम में। और अगर वो रेजोनेंस में बिजी हो गए हैं, तो इस कारण की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होंगे, तो जिस कारण की वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों होंगे आपके लेस बेसिक। जबकि ये होगा बिकॉज ऑफ दिस सिंड्रोम, बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो मैंने आपको अभी अभी समझाया, इस रीजन की वजह से ये लोन पेयर यहीं कहीं यहीं रहेंगे, ये कहीं रेजोनेंस की वजह से नीचे नहीं जाएंगे, और 2 CH3 भी लगे हैं, वो भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हो जाएगी, ये आपका मोस्ट बेसिक हो जाएगा। और अगर मैं थोड़ा डाटा वाइज बात करूँ, तो जैसे अगर एक बहुत फेमस बुक होती है, मैं तो रिकमेंड करना चाहूँगा आप लोगों को, उसको एक बार आप रीड करें अगर आप एडवांस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं। पीटर साइक्स करके एक बुक होती है, पीटर साइक्स। तो आप पीटर साइक्स बुक देखिए, उसको थोड़ा सा एक बार जाइए, उसको पढ़िए, थोड़ा बहुत उसमें डाटा आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ नजर आएगा। तो पीटर साइक्स के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो आपका है, ये सिंड्रोम, ये जो आपका हो रहा है यहाँ पे, ये सब जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया कि आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन नीचे आने बंद हो जाते हैं, ये रेजोनेंस कर ही नहीं पाते हैं ये इलेक्ट्रॉन नीचे, ये सब जो मैंने दिखाया, इसको काफी बार कुछ लोग स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस रुक गई, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सर इफेक्ट बोलते हैं कुछ लोग। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है। इनफैक्ट जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि पीटर साइक्स बुक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो उसमें लिखा हुआ इट इज ऑलमोस्ट 40,000 टाइम्स मोर बेसिक एज कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल। तो अगर आप देखोगे, अगर ये 40,000 टाइम्स मोर बेसिक है, 40-50,000 टाइम्स मोर बेसिक है, तो इसका मतलब सच में ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, और ये तीनों इसके कंपैरिजन बहुत 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 कम बेसिक है। तो ये मैंने क्यों बताया, ये इसलिए बताया ताकि आप इस पे भी कमेंट कर पाओ, जो इसने सेकंड स्टेटमेंट से आपसे पूछा है ना, कि आपसे पूछ रहा है कि जो बेसिसिटी होगी, वो पहले और दूसरे में बेसिसिटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, और तीसरे चौथे में डिफरेंस कम होगा। ये तो गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली में जो आपका बेसिसिटी का डिफरेंस है, वो तीसरे चौथे में, बल्कि चौथे को इन तीनों में से किसी से भी कंपेयर करो, तो बेसिसिटी का डिफरेंस बहुत हाई आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है और ये बहुत 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 कम बेसिक है एज कम्पेयर टू दिस। तो इस कारण की वजह से चौथे को अगर आप किसी के भी रिस्पेक्ट में देखोगे, तो बहुत कम, मतलब आपका बेसिसिटी का डिफरेंस क्या होगा, बेसिसिटी का डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा आएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जिसने लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज मोर एज कम्पेयर टू थर्ड एंड फोर्थ, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फोर्थ और को किसी से भी कंपेयर कर दो, बेसिसिटी आपका क्या होगा, बेसिसिटी आपका डिफरेंस ज़्यादा आएगा। इट मीन्स कि अगर ये उल्टा लिखा होता कि इनका बेसिसिटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होता। तो सबसे पहली बात तो ये। बाकी अगर मैं देखूं, अगर मैं इनकी बेसिसिटी अरेंज करने की कोशिश करूं, लेट्स से चलो बेसिसिटी अरेंज कर ही लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी ये सब समझा ही दिया है, जिसके बेसिस में मैंने बोल दिया कि फोर्थ वन आपका मोस्ट बेसिक है, बल्कि बहुत बेसिक है। ठीक है। उसके बाद इन तीनों की अगर बात करें, इन तीनों में ये कॉमन बात है कि इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, वो अंदर रेजोनेंस में बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी बेसिसिटी घट जाती है। लेकिन यहाँ पे लगे हुए हैं तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ लगे हुए हैं तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, बेसिसिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी हो जाएगी कम। यहाँ लगे हुए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन
दो मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इसको रखेंगे बीच में, बोलेंगे इससे ज़्यादा होगा सेकंड वाला और इससे कम होगा आपका ये वाला। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा बेसिक इन तीनों में अगर मैं देखूँ तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक होगा आपका सेकंड नंबर, उसके बाद होगा आपका कौन सा फर्स्ट नंबर, और सबसे कम बेसिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 NO2 ग्रुप्स आपका सबसे कम बेसिक होगा आपका थर्ड नंबर। ठीक है जी। जिस कारण की वजह से क्या है, जिस कारण की वजह से बेसिसिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए। यहाँ इसने फोर्थ को सबसे कम बोला है, तो बाकी चीज़ें तो रहने ही दो, आगे तो हम क्या ही पढ़ें। अगर मेरे को यहीं गलत दिख रहा है तो ये तो सीधा सीधा गलत है जी, ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा होगा आपका चौथा, देन होगा सेकंड, देन होगा आपका फर्स्ट, देन होगा थर्ड, ऐसा होना चाहिए। कह रहा है रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन थर्ड स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू फोर्थ। इसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो रही है और इसमें रेजोनेंस कम हो रही है। ये बात तो सही है, अभी अभी तो समझाया कि लोन पे नीचे नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से यहाँ रेजोनेंस रुक जाती है, ये लोन पे नीचे नहीं जा पाते हैं, जबकि इसके लोन पे रेजोनेंस से नीचे अंदर रिंग के अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रही है, इसमें कम रेजोनेंस हो रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है जी। और ये जो रेजोनेंस की बात कर रहा है, एक्चुअली में नाइट्रोजन के लोन पेयर की बात कर रहा है, बाकी 3 NO2 तो कॉमन ही है, वो तो इसके पास भी हो तो इसके पास भी हो, तो जब दोनों चीज़ें कॉमन ही है तो फिर NO2 को कंपेयर करने का तो फायदा है नहीं, हम तो सिर्फ इसको ही कंपेयर करें जो चीज़ अलग दिख रही है। तो अलग क्या दिख रहा है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे N विद हैविंग दो CH3 है, हम तो इसको कंपेयर करेंगे। और इसको अगर कंपेयर करें तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो पा रही है, इसमें रेजोनेंस हो रही है, इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस, यहाँ कम है, इसलिए सी स्टेटमेंट आपका सही है। कह रहे हैं स्टेरिक इफेक्ट मेक कंपाउंड 4 मोर बेसिक एज कम्पेयर टू 3। तो सही है, मैंने आपको बोला इट इज बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड दिस फिनोमिनन इज समटाइम्स कॉल्ड एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस रुक गया। तो ये कह रहा है कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस मतलब स्टेरिक इफेक्ट की वजह से आपका कंपाउंड 4 बहुत ज़्यादा बेसिक हो रहा है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैंने भी आपको ये समझाया कि कंपाउंड 4 आपका बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेसिक हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। दैट्स वाई your answer should be option number C and option number D. The answer should be C and D. तो IIT एडवांस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हैं दैट गिव्स एन एरोमेटिक कंपाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट। इनमें से किस किस ऑप्शन में जब ये रिएक्शंस होंगी, ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो एक एक करके हमें सारे ऑप्शन उठाने पड़ेंगे। जैसे मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ पहले। ऑप्शन नंबर ए को अगर मैं देखूँ तो उसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस। ऐसे में मैं यहाँ बनाऊँ NaOET, और इसमें अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये Na प्लस होगा और ये OET माइनस होगा। यहाँ पे जो OET माइनस है, ये OET माइनस, इसके लिए मैं लिखूँ इट कैन एक्ट ईदर एज बेस और एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये OET माइनस आपका बेस जैसा भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा भी काम कर सकता है। अगर ये बेस जैसा काम करेगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन को उठा के और इस Br को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन रिजल्ट करेगा। तो इससे एलिमिनेशन होने के चांसेस है अगर आपका OET माइनस आपका बेस जैसा काम करे। एक दूसरा काम क्या हो सकता है, दूसरा काम ये हो सकता है कि अगर आपके OET माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करे तो OET माइनस जाके इस Br पे अटैक करेगा, ये Br निकल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल जैसा ऐड करेगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब Br को हटा के OET बैठ जाएगा। और अगर ये आपका बेस जैसा काम करे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना देगा, जिसकी वजह से आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। अगर इन दोनों कंपाउंड्स में आप आराम से जज करने की कोशिश करो तो आपको एक बात और ऑब्जर्व होगी कि इस कंपाउंड के बारे में अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो ऐसा आप पढ़ते हो कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। अगर ये हाईली अनस्टेबल होगा तो हो सकता है थियोरेटिकली ऐसे तो मैंने इसको बना दिया कि ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन एक्चुअली में ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। अगर देखा जाए प्रैक्टिकली ये प्रोडक्ट बनता ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये बनेगा। और अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये अगर यहाँ पे बन भी जाए तो ऐसे में ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका गलत है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देगा। ना अबाउट ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को मैं दिखाता हूँ, उससे पहले जनरलाइज करता हूँ, जनरली आपको समझाता हूँ होता क्या है।
ऑप्शन बी में अगर आप देखो तो जनरली मान लो आपके पास ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है जहाँ पे आपके पास यहाँ ये बी आर है, ये बी आर है और ये एच है, और यहाँ पे अगर आप कोई एल्कोहलिक क्यूएच डाल देते हो, तो ये एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, ये एल्कोहलिक क्यूएच एच बी आर को निकाल देगा। एक एच यहाँ से निकाला तो मान लो एक बी आर यहाँ से निकाला, ऐसा करने से आपका यहाँ पे कुछ एल्कीन जैसा बन जाएगा, बट एक बी आर और एक एच अभी भी बचा। तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप अगले स्टेप में Na NH2 डाल देते हो, तो ये Na NH2 बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस से काम करता है, ये इस एच बी आर को भी निकाल देता है, जिसकी वजह से फाइनली आपके पास क्या बन जाता है, फाइनली आपके पास कुछ ट्रिपल बॉन्डेड समथिंग कुछ बन जाता है। तो इससे एल्काइन की सिंथेसिस हो जाती है, आप कह सकते हो कि एल्काइन बनाने का तरीका है। तो इन दो स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद आपके पास ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करो, रेड हॉट आयरन जो लिखा हुआ है, ये क्या होता था, ये एक टिपिकल सी रिएक्शन होती थी, आपने अगर ध्यान दिया हो, एनसीईआरटी में लिखी हुई सिंपल सी रिएक्शन है कि अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, रेड हॉट आयरन आयरन है, तो ऐसे में ऐसे ये तीन एल्काइन के मॉलिक्यूल अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं, और फाइनली आपका जो इससे प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका ऐसा बेंजीन बन जाता है। तो इस तरीके का ही कुछ कंपाउंड आपका ऑप्शन बी से ही बनेगा। तो अभी के लिए तो रफ आइडिया लग रहा है कि शायद ऑप्शन बी से एरोमेटिक चीज़ बन जाएगी। तो ये तो मैंने जनरलाइज किया, अभी मैं इसको एक्चुअली में करके दिखाता हूँ ऑप्शन बी में क्या होगा। नाउ अबाउट द ऑप्शन बी को करके देखते हैं। ऑप्शन बी अगर मैं देखूँ तो क्या लिखा हुआ आपके पास सी एच बी आर यहाँ, CH2 एक बी आर यहाँ। मैं एक बार में दोनों लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने कराया है पहले एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन, उसके बाद मैंने आपका कराया Na NH2 से रिएक्शन। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन बन जाएगा। और फिर जैसे ये रेड हॉट आयरन से जैसे ये रिएक्ट किया था आपका नॉर्मल एल्काइन, उसी तरह से हमारा ये वाला एल्काइन भी रिएक्ट कर जाएगा और बेंजीन टाइप कुछ बना देगा। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये नॉर्मल आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, लेकिन हमारे मॉलिक्यूल के अंदर एक CH3 भी है, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में हमें एक CH3 भी नजर आ रहा होगा। इट मीन्स कि आपका क्या बन जाएगा, आपका कुछ ऐसा कुछ बनेगा, और तीन CH3 नजर आएंगे। कोशिश करना सिमेट्रिक CH3 लगाने की। तो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बनाया हमने, और अगर इसको आप ऑब्जर्व करो तो ये मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक है, इसलिए मैं कहूंगा कि ऑप्शन बी आपका एरोमेटिक प्रोडक्ट दे रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ अबाउट दी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी बहुत फेमस मॉलिक्यूल है। इस ऑप्शन सी के ऊपर ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं, ये बहुत फेमस बात है कि ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं दे आर वेरी वेरी एसिडिक हाइड्रोजन्स। तो मैं कहूँ कि दे आर वेरी मच एसिडिक हाइड्रोजन्स। तो अगर मान लो कोई भी कहीं से हाइड्रोजन आ गया, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले इसका एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। मान लो कि यहाँ पे NaOMe आ रहा है, यहाँ पे NaOMe क्या करेगा, यहाँ पे बेस जैसा काम करेगा और ये इसका हाइड्रोजन उठा लेगा। हाइड्रोजन उठाने के बाद जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कुछ ऐसा सा नजर आएगा। इस कॉन्जुगेट बेस को अगर आप ऑब्जर्व करो तो बहुत ही प्यार से आपको दिख जाएगा कि ये एरोमेटिक इन नेचर है। एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या चार कंडीशन चाहिए होती थी। सबसे पहली कंडीशन चाहिए होती थी कि साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए थी प्लेनर होना चाहिए, तो 5 मेंबर रिंग विद कॉन्जुगेशन प्लेनर होगा। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए थी कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए थ्रू आउट द रिंग, थ्रू आउट द रिंग कॉन्जुगेशन हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बन जाएंगे। चौथी कंडीशन होती थी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व हो रहे हैं या डीलोकलाइज हो रहे हैं, उनको 4n+2 के इक्वल रख के देखो, n की कुछ इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, उसको हकल्स रूल बोलते थे। तो ये चारों ही रूल्स इसमें वैलिड होंगे। दैट्स वाई मैं बोलूंगा कि ऑप्शन जो आपका सी है, उससे आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी आपका एरोमेटिक बन रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी से भी एरोमेटिक प्रोडक्ट बनेगा। नाउ व्हाट द ऑप्शन डी, ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन डी की अगर आप बात करें तो ये एक टिपिकल सी बकायदा एनसीईआरटी में लिखी हुई रिएक्शन है, जो उठा के इसने आईआईटी में 2019 में दे दी थी। तो अगर आप हैलोजिनेशन कराते हो एक्सेस में और स्पेशल कंडीशन देते हो, यूवी 500 केल्विन, अल्ट्रावायलेट रेज 500 केल्विन, वैसे जनरली अगर देखा जाए तो बेंजीन नेवर गिव एडिशन रिएक्शन, बेंजीन ऐसे डबल बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता है। लेकिन ये स्पेशल कंडीशन होती है, ये जो यहाँ पे लिखी है आपके पास, ये एक स्पेशल कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन में एडिशन रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पे टिपिकल सा एक आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। वो प्रोडक्ट क्या ऑब्जर्व होगा आपको, ऐसा कुछ दिखेगा जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है और इस साइक्लोहेक्सेन के हर कार्बन पे एक एक Cl लगा है, Cl
Cl, Cl और Cl, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अगर फाइनल प्रोडक्ट को आप ऑब्जर्व करो तो फाइनल प्रोडक्ट आपका एरोमेटिक नहीं है यहाँ पे, इस वजह से ऑप्शन डी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर फाइनलाइज करें हम अपने आंसर को देखेंगे क्या आंसर होगा, तो आपका ए ऑप्शन एरोमेटिक नहीं दे रहा है प्रोडक्ट, बी ऑप्शन से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एरोमेटिक है, ठीक है, सी ऑप्शन से जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो भी एरोमेटिक है, डी ऑप्शन से जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो एरोमेटिक नहीं है, जिस वजह से फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, बी एंड सी। तो आईआईटी एडवांस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है पेपर 1। अच्छा जी, जीओसी से आया हुआ क्वेश्चन है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और एसिडिटी बेसिसिटी का क्वेश्चन है। और आप ऐसा मान के चलो एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर आईआईटी पूछता ही पूछता है हर साल। अच्छा, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है वैसे, अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर ज्ञान रखते हो तो आप जरा थोड़ा सा सोचोगे तो आपको आंसर पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, हम क्या सोच सकते हैं, हम ये बात सोच सकते हैं, सबसे पहली बात जो यहाँ पे पकड़ में आ रही है वो ये मेंशन करने वाली कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास इधर की साइड भी डबल बॉन्ड, इधर की साइड भी डबल बॉन्ड, मतलब कि ये कार्बन भी डबल बॉन्ड, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड। अच्छा जी, यहाँ सारे के सारे आपके सिंगल बॉन्ड है। आपने ऐसा सुना होगा कि अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन हो तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करती है। तो मैं लिख दूँ ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जबकि ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। इन तीनों को लिख दूँ कि ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ज़्यादा एसिडिक होते हैं एसिडिक, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले, तो इसलिए फोर्थ तो चला गया सबसे एंड में, इसलिए आंसर फर्स्ट आंसर तो आपका एलिमिनेट हो गया, ये तो आंसर नहीं है। अब देखते हैं इन तीनों के बारे में। इन तीनों के बारे में अगर आप देखो तो और मेंशन करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत और बातें जानते हैं क्या है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये sp हाइब्रिडाइज है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये दोनों तरफ से sp2 हाइब्रिडाइज है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा हुआ है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब भी कभी अगर आपके पास एसिड पे लगा हुआ है, वो उसकी एसिडिटी को कम करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कभी लगा हुआ है तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो मैंने आपको बोला कि ऑल्दो आपके पास जो ये बेंजीन है ये कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, बट स्टिल इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग के कारण की वजह से ये इन दोनों से हार जाएगा। तो हम क्या बोलते थे, हम ऐसा बोलते थे कि अगर आप देखो sp हाइब्रिडाइज और बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइज, तो इसके अंदर 50% एस करेक्टर है, जबकि इसके अंदर अगर आप देखो तो 33% एस करेक्टर है। और हम ऐसा बोलते थे कि मोर द एस करेक्टर, हम बोलते थे मोर द एस करेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा sp वाला, फिर होगा sp2 वाला। इसकी वजह से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उतना ज्यादा एसिडिक, तो मैं यहाँ से बोल दूं मोर द एस करेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, और यहीं लिख देता हूँ मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर मोर इज द एसिडिटी। अच्छा जी, इसी कारण की वजह से मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, मेरी बात पे ध्यान देना। मैं सिंपल सा कह सकता हूँ कि इन सब में से एसिडिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगी आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन वाली की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रहा है। इन दोनों को आप डोनेटिंग मान लो, इन दोनों को विड्रॉइंग मान लो, बट इसमें विड्रॉइंग ग्रुप भी है, तो इस कारण की वजह से इन दोनों में अगर जज करोगे तो आपका ये हो जाएगा कम एसिडिक, ये हो जाएगा ज़्यादा एसिडिक। इस कारण की वजह से सबसे ज़्यादा एसिडिक तो हो गया आपका प्योरली विड्रॉइंग, और वो भी 50% एस करेक्टर के साथ विड्रॉइंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। देन उसके बाद आपका हो गया sp2 हाइब्रिडाइज वाला विड्रॉइंग। देन उसके बाद इन दोनों में तो जजमेंट मैंने बता ही दिया आपको कि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है फिर भी, लेकिन इसमें प्योरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, तो सबसे कम तो हो गया आपका ये, तो 3 हैज टू बी है। इस कारण की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ। तो इसके हिसाब से आंसर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड must be your answer. That's why answer should be option 3. Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.